नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बहुत ही विस्तार के साथ दिखाते और समझाते हैं। तो चलिए एक एक करके खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज चीन की एक चालाकी की, जिसकी वजह से आज पूरा मिडिल ईस्ट उसका खामियाजा भुगत रहा है। लेकिन दुनिया की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब चीन से भेजे गए 1000 टन सोडियम ने किस प्रकार से सोडियम के खेप ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। आम औद्योगिक रसायन के नाम पर यह जहरीला माल 2 ईरानी जहाज MV ग्लोबन और MV ज़ायरान के माध्यम से चुपचाप बंदरगाह अब्बास पोर्ट पर पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा, हकीकत सामने आई। दरअसल यह खेप कोई आम माल नहीं था, मतलब कोई ये आम खेप नहीं थी, बल्कि ये आने वाले युद्ध के बारूद था जो उस वक्त बीजिंग से भेजा गया था। सोडियम परक्लोरेट। जी हाँ, ये कोई नियंत्रित वस्तु नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि यही रसायन रॉकेट ईंधन का 70% हिस्सा बनाता है। इससे तैयार होने वाले 1300 टन प्रोपेलेंट से ईरान 260 खैबर शेकन या 200 हज कसिस मिसाइलें बना सकता है। वो मिसाइलें जो सीधे तेल अवीव, रियाद और अबू धाबी को निशाना आराम से बना सकती हैं। चीन की यह चालाकी किसी नियमों के उल्लंघन से बचने की तरकीब नहीं है, बल्कि वैश्विक अस्थिरता का खुला समर्थन करती है। क्या यह महज व्यापार है या फिर रणनीति? इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये खेप सीधे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को सौंपी गई, वो संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय आतंक की फैक्ट्री बन चुका है। अमेरिका द्वारा पहले से प्रतिबंधित ईरानी शिपिंग कंपनी IRISL इस ऑपरेशन में शामिल थी, फिर भी चीन ने नजरें फेर ली। क्या ये मासूम एक व्यापार था, महज एक व्यापार था, या जानबूझकर दी जा रही कोई सैन्य सहायता? मार्च में एक खेप पोर्ट पर पहुंची और अप्रैल में ही शहीद रजाई पोर्ट पर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे 57 लोग मारे गए, 1000 से ज्यादा घायल हुए। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि यह हादसा उसी खतरनाक केमिकल के कारण हुआ जिसे चीन ने भेजा था। अब ये चीन की चालाकी कितनी भारी मिडिल ईस्ट को पड़ रही है वो समझिए जरा। क्या चीन और ईरान दोनों इस ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या माना ना जाए इनको? क्या 1980 के दशक से चीन ईरान को मिसाइल, तकनीक, डिजाइन ये सब भेज रहा है, आपूर्ति कर रहा है। अब 2025 में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। सिर्फ ज्यादा चतुराई चीन की, वो भी छिपकर। यह सोचना बचकाना होगा कि चीन सिर्फ एक व्यापारी है। देखिए, हकीकत यह है कि वह मध्य पूर्व को यानी मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठाने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बन गया जो गुप्त खेल खेल रहा था। ईरान की ताकत बढ़ाने की कोशिश ही चाइना ने नहीं की, बल्कि अमेरिका, इजराइल और बाकी खाड़ी देशों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने का चीन ने प्रयास किया था। अगर वैश्विक शक्तियां अब भी खामोश रहीं तो अगला विस्फोट किसी पोर्ट पर नहीं बल्कि किसी राजधानी पर होगा, यह भी समझने वाली बात है। चीन ने ईरान को किस प्रकार से युद्ध का बारूद भेजा, सोडियम परक्लोरेट, उससे जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण खबर। चलिए अगली खबर की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट अब युद्ध की आग में बुरी तरीके से जल रहा है, और इस आग में घी डालने का कार्य किसी ने किया है तो वो है अमेरिका। अमेरिकी हमले के बाद इजराइल भी चुप नहीं है। ईरान जब इजराइल पर अटैक किया, उसके बाद से इजराइल पागलों की तरह लगातार मिसाइलों पर मिसाइलें दाग रहा है। तेहरान, मशहद, हमदान लेकर तबरीज तक के तमाम जगहों पर ईरान के 6 बड़े एयरबेस खाक हो चुके हैं। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, बंकर और रनवे तक ने धधकती जंग का सामना किया। इजरायली एयरफोर्स ने शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर निशाना साधा। ईरान भी देखिए अब चुप बैठने वाले है नहीं, और ना वो दिख रहा है। इजराइल के 5 शहरों पर रॉकेट बरसे, बिजली ठप हुई, अफरा तफरी मची, ट्रंप को खुलेआम धमकी दी गई। कहा गया, गैम्बलर ट्रंप, युद्ध तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। कुछ इस प्रकार से ईरान धमकियां अमेरिका को दे रहा है।
देखिए, मैदान में एक और शेर की दहाड़ इस बीच सुनाई दी और उस शेर का नाम है रूस। रूस पुतिन से अमेरिका के अटैक के बाद से ईरान के विदेश मंत्री ने वहां पर जाकर मुलाकात की, ये भी खबरें आई और चीज़ें बहुत स्पष्ट हुई कि रूस जो है वो ईरान के साथ है। और अगर रूस ने ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड देने का फैसला किया तो ये समझ लीजिएगा कि तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती यहां से शुरू हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि सवाल ये भी नहीं है कि युद्ध और कितना फैलेगा, बल्कि सवाल यह है कि न्यूक्लियर आग में पहला शहर जलेगा कौन सा। एक तरफ मिसाइलों की बारिश और दूसरी ओर बर्बादी की चीखें, मध्य पूर्व जल रहा है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी अब परमाणु मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर इजरायली शहर हाइफा तक हर दिशा में सिर्फ धुआं, धमाका और तबाही की तस्वीरें सामने हैं। जिन हथियारों की गूंज पहले सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के कागजों में थी, वो अब रियल बैटलफील्ड में गरज रहे हैं। ईरान का दावा है कि हमने इजराइल के 9 सैन्य ठिकाने तबाह किए और ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के 9 बड़े सैन्य ठिकानों को टारगेट कर तबाह कर दिया है। तेहरान से जारी बयान में कहा गया, हमारा ये बदला सिर्फ शुरुआत है, अब इजराइल को हर सांस की कीमत चुकानी पड़ेगी। IRGC ने लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं, खास तौर पर गाजा के पास मौजूद इजरायली कमांड ठिकानों पर। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने पलटवार करते हुए कहा कि तेहरान को खंडर बना देंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को खुली छूट देते हुए कहा कि ईरान ने जो आग जलाई है, हम उसी में उसकी ताकत को राख कर देंगे। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के पास कई रॉकेट और मिसाइल बेस पर अटैक किया है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही है कि ईरान के इस्फहान, बुशेहर और याजिद में भारी विस्फोट हुए हैं। अब तक ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच चल रही थी, लेकिन इस जंग में ईरान से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को भी तबाह कर दिया है और अमेरिका ने इजराइल को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही फारस की खाड़ी में अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं। वहीं रूस ने ईरान के समर्थन में बयान दिया है और पश्चिमी ताकतों को चेताया है कि अगर तेहरान पर ज्यादा दबाव डाला गया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। यानी अब ये सिर्फ इजराइल ईरान की जंग नहीं रह गई, ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक बनती जा रही है। अब तक इस संघर्ष में ईरान में 950 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में 270 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। दोनों देशों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। हवाई हमलों में अस्पताल, स्कूल और मस्जिदें तक बर्बाद हो चुकी है। युद्ध पर भारत की नजर बनी हुई है। युद्ध के 9 दिन बाद पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेशाकियान से तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत की और शांति बहाली की अपील करते हुए ईरान को कूटनीतिक रास्ता इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए 3D फार्मूले पर काम करने की बात कही है, जिसका ईरानी राष्ट्रपति ने स्वागत किया है और अमल की बात भी कही है। इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा है। मध्य पूर्व में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार जल्द ही ऑपरेशन संजीवनी शुरू कर सकती है, जिसमें ईरान से मेडिकल स्टूडेंट्स, इजराइल से IT प्रोफेशनल्स और खाड़ी देशों से व्यापारी वर्ग को एयरलिफ्ट किया जाएगा। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार पहले से ही ऑपरेशन सिंधु चला रखा है, जिसमें 700 से ज्यादा भारतीय वतन वापसी कर चुके हैं और पीएम मोदी खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। दोनों देशों के युद्ध के बीच दुनिया के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबके मन में सवाल खड़ा हुआ है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्या यह सिर्फ सीमित युद्ध रहेगा या परमाणु हथियारों की ओर बढ़ेगा? क्या अमेरिका और रूस आमने सामने आ जाएंगे और भारत की क्या भूमिका होगी, शांति दूत या संकट मोचक? इन सवालों का जवाब आने वाले 24 से 48 घंटों में ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब बात उस युद्ध की जो अब सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग नहीं बचा, बल्कि इस रणभूमि पर अब अमेरिका उतर चुका है और रूस की एंट्री की उल्टी गिनती चालू है। इस युद्ध ने सिर्फ ईरान और इजराइल की सरहदें नहीं लांघी हैं, बल्कि पूरे विश्व को युद्ध के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है।
13 जून से शुरू हुई जंग अब 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है। लेकिन रविवार को इस युद्ध ने खतरनाक करवट भी ली थी, जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने यानी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर मिसाइलें दागी। ईरान के विदेश मंत्री रूस गए, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। इस युद्ध पर रणनीतिक चर्चा हुई। सवाल यह है कि क्या इस युद्ध में खुलकर रूस उतरने जा रहा है। यूएनएससी में तीखी बहस भी छिड़ी हुई है, जहां रूस और चीन ने अमेरिकी हमले की निंदा की। तुर्की और कतर ने युद्ध के भयावह परिणामों की चेतावनी दी और पाकिस्तान ने एनएससी की आपात बैठक बुलाकर मुस्लिम देशों को एकजुट करने का प्रयास शुरू कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ निंदा और बयानबाजी से युद्ध रुकेगा या फिर से तीसरे विश्व युद्ध की जो पटकथा बन रही है, कहा जा रहा है, वो धरातल पर दिखाई देगा। और सबसे अहम कि क्या होगा पुतिन का अगला कदम। ईरान के समर्थन में क्या करेगा अब रूस अटैक, ये बड़ा सवाल है। ईरान रूस की गुप्त बैठक पर दुनिया की नजरें जो हैं वो टिकी हुई। युद्ध को लेकर पुतिन का क्या अगला कदम होगा वो देखने वाली बात होगी। मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर वैश्विक जंग का अखाड़ा बन चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद इजराइल ने 6 एयरबेस पर बमबारी कर युद्ध को और भड़काने का काम किया है। इस हमले में अब तक 950 ईरानी नागरिकों की मौत और 3450 से ज्यादा घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं युद्ध के इस भयानक मोड़ पर दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था यूएनएससी की आपात बैठक हुई, जिसमें अमेरिका की कार्रवाई पर तीखी बहस छिड़ी, जिसमें अमेरिका ने साफ कहा कि अब निर्णायक कार्रवाई का समय है और ईरान पर आरोप लगाया कि वो छिपकर परमाणु हथियार बना रहा है, साथ ही इजराइल को मिटाने की मंशा रखता है। रूस ने अमेरिका के कदम को अंतर्राष्ट्रीय शांति पर हमला बताते हुए उसकी निंदा की और उसे इराक युद्ध की याद दिलाई। चीन ने भी अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कूटनीति से हल निकालने की मांग की। ईरान ने बैठक में अमेरिका इजराइल पर मिलकर कूटनीति की हत्या करने का आरोप लगाया। तुर्की, कतर और सऊदी अरब ने भी चेतावनी दी है कि ये पूरे युद्ध क्षेत्र को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान ने एनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाकर मुस्लिम जगत को लामबंद करने की कोशिश की। इन सब से ये तो साफ है कि मध्य पूर्व में छिड़ी जंग अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का रूप ले चुकी है। इस युद्ध की पिच पर अब अमेरिका खुलकर उतर चुका है। रूस की भूमिका पर अब वैश्विक निगाहें टिकी हुई है। रूस ने भले ही अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा की है, लेकिन अब तक सैन्य रूप से मैदान में उतरने से परहेज ही किया। पुतिन ने तटस्थता का कारण इजराइल में रह रहे 20 लाख रूसी मूल के नागरिकों को बताया, पर सवाल उठ रहा है कि क्या रूस अपने पुराने सहयोगी ईरान को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ अब इस युद्ध में बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री आज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। इस मीटिंग का मकसद साफ है। ईरान चाहता है कि रूस अब केवल निंदा से आगे बढ़े और खुलकर सैन्य सहयोग करे। अब सवाल उठता है कि क्या रूस हथियार उठाएगा या चुपचाप देखता रहेगा। इस रण क्षेत्र का अगला चैप्टर अब मॉस्को में लिखा जा रहा है। दुनिया की निगाहें उस डिप्लोमेटिक टेबल पर टिकी है जहां ईरान रूस से उम्मीद लगाए बैठा है। अगर रूस इस युद्ध में कूदता है तो सिर्फ पश्चिम एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का युद्ध बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक और जहां वैश्विक कूटनीति में उठापटक मची हुई है, तो वहीं पाकिस्तान में एक और सियासी ड्रामा सामने आया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, जिसे मुल्ला मुनीर कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुप्त डिनर करता है वो, और उसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान की एयर स्पेस और समुद्री सीमाएं ईरान पर हमले के लिए सौंप देता है। यही नहीं, ट्रंप को शांति दूत बताया, नोबेल पुरस्कार की सिफारिश भी कर दी।
इस पर पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार सख्ते में है। नेशनल असेंबली में हंगामा होता है। सांसद साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है जनरल साहब, आपका तो ठिकाना विदेश है। जैसे मुशर्रफ भागे थे वैसे आप भी भाग जाओगे। जब ट्रंप ने उसी शाम ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान के पूर्व संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इसकी सिफारिश करने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। जाहिर है कि मामला सिर्फ डॉलर का नहीं बल्कि शिया सुन्नी वैचारिक टकराव का भी है। सुन्नी बाहुल पाकिस्तान और शिया बाहुल ईरान के बीच इस अविश्वास की दरार अब और गहरी होती दिख रही है। मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। सोनिया गांधी के लेख में इजराइल के खिलाफ ईरान को समर्थन देने की मांग में नया विवाद हो गया। तो अब सवाल ये है कि क्या मुनीर ने चंद फायदों के लिए इस्लामी एकता की पीठ में छुरा घोंप दिया? क्या पाकिस्तान की जनता और सरकार अब भी अपनी सेना पर यकीन करेगी? और क्या भारत में भी विदेश नीति को तुष्टीकरण के तराजू पर तौला जा रहा है? दिलाने का प्रस्ताव रख दिया। पाकिस्तान का तर्क था कि भारत पाकिस्तान युद्ध को ट्रंप ने रुकवाया, इसीलिए वो शांति दूत हैं। मकसद साफ था, नोबेल की सिफारिश से ट्रंप को खुश करो और IMF और अमेरिका से कुछ डॉलर झटक लो। लेकिन इन सब के बीच शिया और सुन्नी के बीच चल रहा ऐतिहासिक युद्ध भी एक प्रमुख कारण है। सुन्नी मुनीर का शिया ईरान को धोखा देने का यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों पर सुन्नियों ने शियाओं को धोखा दिया है। ये सिर्फ डॉलर वाली डील नहीं है बल्कि इस्लामिक जिहाद वाली थ्योरी भी है। यहाँ पर इस्लाम का असली चरित्र खुलकर सामने आ गया है और दुनिया ने साफ साफ देखा भी कि जो माँ की बात करते हैं वो असल सिर्फ दिखावा करते हैं और एक दूसरे को धोखा देने का मौका ढूंढते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ी। मुनीर के नोबेल प्रस्ताव पर स्याही भी नहीं सूखी थी कि ट्रंप ने ईरान पर हमला बोल दिया और अब पाकिस्तान के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं कि ये कैसी शांति है, ये किस नोबेल की सिफारिश थी। पाकिस्तानी नागरिक, सोशल मीडिया पर लोग, सरकार। जनमत में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए